सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मंजूर पश्तीन कौन है? मंजूर पश्तीन की तहरीक पीटीएम के मकासद क्या हैं? मंजूर पश्तीन के साथी कौन है और ये करना क्या चाहते हैं और ये आज पाकिस्तान को किस नहज पर लेकर आए हैं? प्रोग्राम के आगाज़ पे ज़रा मैं आपको इनका तारुफ करवाना चाहूँगा। मंजूर पश्तीन ने मुकामी सतह पर एक तहरीक शुरू की जिसको महसूद तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के नाम दिया गया। 2014 में ये तहरीक शुरू की गई। मंजूर अहमद पश्तीन का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है और उसके वालिद एक स्कूल टीचर थे। मंजूर ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके में ही हासिल की और फिर बन्नू में आर्मी पब्लिक स्कूल और वहीं के एक कॉलेज में ज़ेर तालीम रहा। मंजूर पश्तीन ने गोमल यूनिवर्सिटी से वेटनरी साइंस में भी तालीम हासिल की। मंजूर पश्तीन ने सबसे बड़ा मुजाहरा टांक में 15 नवंबर 2016 को किया जिसमें सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बावजूद रियासत ने मंजूर पश्तीन को बर्दाश्त किया। मंजूर ने इस्लामाबाद में फरवरी 2018 में 10 रोज़ा कामयाब एहतजाज से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तहरीक को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक में तब्दील कर दिया और उसकी तंजीम नौ शुरू कर दी। आगाज़ में मंजूर पश्तीन को पश्तूनों के हुकूक की बात करने पर न सिर्फ मुल्की मीडिया ने जगह दी बल्कि अवामी पजीराई भी मिली, लेकिन जल्द ही मंजूर पश्तीन और उसकी तहरीक से पाक फौज से दुश्मनी और फितने की बू आने लगी। मंजूर पश्तीन पश्तूनों के हुकूक, लापता अफराद की बाजियाबी और वज़ीरिस्तान में अमन के नाम पर अपना मखसूस एजेंडा परवान चढ़ाने लगा। अवामी मुकामात पर और जलसों में पाक फौज को सरेआम गालियां दी जाने लगी। रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाया जाने लगा। बिलाखिर नौबत यहां तक पहुंची कि कल खार कमर चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी फौज के अहलकारों और पीटीएम के कारकुनों के दरमियान तसादुम और फायरिंग के नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक जबकि 5 फौजियों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर दीगर साथियों के हमरा बन्नू से शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल के इलाके खार कमर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रहे थे। रैली को खार कमर चेक पोस्ट पर रोका गया जहां पीटीएम के लोगों ने पाक फौज के जवानों के साथ मुजाहमत का रास्ता इख्तियार किया। तर्जुमान ISPR ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो कि दोनों रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी क़यादत में एक गिरोह ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की और पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को मार दिया। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को 8 साथियों समेत पाक फौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है। क्या यह सूरत हाल यहाँ तक जो पहुंची ये रियासत की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से थी? क्या रियासत की डिफेंसिव पॉलिसी की वजह से आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि पीटीएम के कारकुन जो पहले जलसों में पाक फौज को गालियाँ देते थे, रियासत के खिलाफ बागी बयानियाँ लेकर आ रहे थे और पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका दे रहे थे कि वो पाकिस्तान पर यलगार करें? क्या रियासत की अपीजमेंट की और डिफेंसिव अप्रोच की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची कि आज वो चेक पोस्ट पर हेड ऑन हेड हो रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ? मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड रिटायर्ड गजनफर अली साहब सियासी और दिफाई तज्जिया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, और करें अपीजमेंट सर आप, और डिफेंसिव हो स्टेट, जो भी स्टेट को गाली दे, जो भी स्टेट पर चढ़ाई करे, स्टेट उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए। देखिए, जब ये पीटीएम की मूवमेंट जब चल रही थी और मैंने उस वक्त उसको गहराई से देखा और जो कराची के अंदर भी जिस किस्म की उनकी मूवमेंट नज़र आई, फिर इस्लामाबाद के अंदर नज़र आई, और तब मैं जिस माजी में जिस पार्टी में था वहाँ पे भी मैं बात करता था कि ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगी। और जब मैं इदारों के साथ भी बात करता था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और ये जिस किस्म की हम बातें सुन रहे हैं, जिस किस्म की उनकी तकारीर सुन रहे हैं, ये तो हम दुश्मन को जगह दे रहे हैं और ये किसकी एजेंडा के ऊपर काम चल रहा है। मगर इसको फिर भी लूज़ छोड़ा गया इस वजह से कि पॉलिटिकल विल ये थी कि हम अपने ही मुल्क को जो है, मुल्क के लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया।
और आज उसका नतीजा ये आ गया कि वो मूवमेंट बढ़ती बढ़ती यहाँ पे आ गई कि आज वो चेक पोस्टों के ऊपर हमला करने शुरू हो गए। कुछ दिन पहले मोहसिन दावर का एक बिल आया था असेंबली के अंदर, जब उन्होंने बिल के ऊपर मूवमेंट बात की तब भी मैंने मेंबरों को समझाया कि भाई इनकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है, मगर थोड़े दिनों के बाद जब फाटा वाला बिल आया तो उधर फिर मैंने उसको एक्टिव नज़र देखा कि वो आ रहा है, हुकूमत खुद उसको आगे। तो मैं समझता हूँ हमारी समझ में फ़र्क है, हम लोगों को या पहचान नहीं पा रहे हैं या हमारी पॉलिसी का समझ में नहीं आता है कि एक मरतबा फाटा का इम्पॉर्टेंट बिल था और एक दो मेंबरों की बात नहीं थी, मगर उसके थ्रू बिल मूव किया गया। मैं खुद हैरान था बहुत कि ये क्यों चीज़ें हो रही है कि भाई। और दूसरी चीज़, मैंने इवन कैबिनेट के अंदर जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तब मैंने बात की हमारे 150 मेंबरों के बीच में। मैंने कहा ये फाटा के ऊपर जिस किस्म का हरी किया जा रहा है ये आप गलत कर रहे हैं। इलेक्शन रुकेगी, जो सलीम साफ़ी ने जो इंटरव्यू दिया था, इलेक्शन रुकेगी, हमें पहले ये कैबिनेट के अंदर डिस्कस करना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो मगर थोड़े दूसरे ही दिन मैंने मोहसिन दावर के थ्रू वो देखा और ये जिस तरीके से आए तेज़ी से और उसने ही बिल मूव किया। मैं समझता हूँ हमें अपने दुश्मनों को पहचानना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे मुल्क की जो जोग्राफिकली जो सिचुएशन है और जो मुल्क के जो पड़ोसी मुल्क है, और आज ईरान का आप देखें कि ईरान और अमेरिका का मुझे अब कोई शक नहीं है कि जंग नहीं छिड़ेगी। मैं तो देख रहा हूँ कि जंग मुझे नज़र आ रही है, जिस किस्म की इसराइल और सऊदी अरब उसके अमेरिका के पीछे खड़े हैं। और एक मरतबा सऊदी चाहेगा कि ईरान को जो है वो वीक किया जाए। अगर उसकी भी जंग लगती है तो उसके असरात भी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान तक, बलूचिस्तान तक आएंगे। मैंने इसके ऊपर कल लिखा भी है आर्टिकल। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन में अभी परसों भी मैं गया था इंडिया, वहाँ पे एक और मोमेंटम बना हुआ है। जिस किस्म का इलेक्शन हुआ वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्राइसिस में लाएं। जो अभी हलफ बर्दारी हो रही है उसमें भी देखें ना, इसराइल, अमेरिका सबको जो जिस तरीके से बुला रहे हैं। इधर अफगानिस्तान का मामला आज भी देखें, काबिल में जो चीज़ें हुई। तो मैं समझता हूँ हमारी डिप्लोमेसी जो है, क्योंकि इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि ईरान और अमेरिका का भी जो मामला था, वहाँ पे भी जो बरतानिया था, यूरोप था, वहाँ पे रशिया था, जो उस में साइनी थे। हमें वहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी को तेज करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। दूसरी चीज़, ये फाटा का उस वक्त भी हमने फाटा का जो कर रहे थे कि फाटा जो है KPK के साथ मिलाया जाए, वो आपको पता है कि जिस किस्म की अफगानिस्तान वहाँ पे मूवमेंट करना चाह रहा था, इस वजह से हमने जल्दी में जो किया। मगर कम से कम उन लोगों को, उन अवाम को भी सोचना चाहिए कि आज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गया और फाटा के अंदर अमन जो आया, आज जहाँ पे भी अमन आया, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत सवात ने में किया या उसके बाद जो आया, वो सारी हमारी पाक आर्म फोर्सेस ने की। और PTM की जितने भी जलसे, जितनी भी तकारीर होती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाली दी जाती है, हमारी पाक आर्म फोर्सेस को दी जाती है। उसके बावजूद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुले तो और हम आज भी असेंबली के अंदर ये तकरीर करें कि एक खुली भी नहीं, खुली मतलब PTM की सपोर्ट भी नहीं करें मगर PTM को कंडेम भी नहीं करें। आप किस पार्टी की? आज भी इजलास में आप आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो फिर मौका दिया है, उनकी हमदर्दियां नजर आ रही हैं PTM के लिए। बिलावल साहब की नजर आ रही है, पार्टी की भी आई नजर आ रही है। आज PTI के अंदर मुराद सईद की एक स्पीच और थी, मगर पीछे में देख रहा था दूसरों का मौक़िफ़ और था। दिखाएं जी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, जो अटैक हुआ कल चेक पोस्ट के ऊपर और किस तरह जत्थाबंदी करके अटैक किया गया पाक फौज के ऊपर, ये जरा दिखाएं। मोहसिन दावर साहब को डिफेंड किस तरह कर रहे हैं बिलावल भुट्टो सरदारी साहब। मोहसिन दावर कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट को? मैं यहाँ हूँ, मैं लड़कानों में हूँ, मैं टेलीविज़न चैनल के सामने नहीं हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदा इस किस्म की हमला कर सकता है। और अगर वायलेंस हुआ है, वायलेंस हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, लेकिन पीसफुल सिटीजन्स पे, सियासी लोगों पे जिसका हक है एहतजाज करने का, उनके साथ भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। राइट जी। ब्रिगेडियर साहब, वो तो बहुत खुशगुमानी रखते हैं बिलावल साहब, इससे पहले भी वो PTM का दिफा कर चुके हैं, इससे पहले भी वो PTM के लिए जो सिंपथीज हैं वो जाहिर कर चुके हैं, ये जानते हुए भी कि PTM अब पश्तूनों के हुकूक से आगे बढ़ के वो तो स्टेट के साथ हेड ऑन हेड हो रही है, वो तो गालियां दे रही है पाक फौज को। वो बिलावल तो कहेंगे ना, इसलिए कहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो का भी एक लेटर शहीद होगी, वो
अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन उनका एक लेटर रिकॉर्ड में मौजूद है, आप तलाश कर सकते हैं, जिसमें जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो राजीव गांधी को लिखा था कि जी आप कोई सरहदों पे छोटा मोटा हमला कर दें क्योंकि मैं यहाँ पे अंडर प्रेशर हूँ फ़ौज से। इसी तरह आपने नवाज शरीफ साहब को अमेरिका में भी लिखा था कि उनके ताल्लुकात रहे किस तरह अपना नरेंद्र मोदी के साथ। यहाँ पे जो जिंदाल आया बग़ैर वीज़े के, वो गया मरी गया जाके मिला। तो अब अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तो गले मिल रहा था। तो ये लोग तो गले मिलते हैं कि उन तमाम लोगों से गले मिलते हैं जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़। उनको ये नहीं होता कि जी वो गले मिलते हुए कि वो पाकिस्तान का कोई तसव्वुर या इंटीग्रिटी का कोई तसव्वुर या सॉवरेनिटी का कोई तसव्वुर उनके जहन में है। ये इस किस्म के जो लीडर होते हैं बिलावल और नवाज शरीफ या बाकी लोग, इनको होता है कि जी चलो ये फ़ौज को गाली दे रहे हैं तो चलो हम भी हमारा जो मकसद है वो पूरा कर रहे हैं, यानी बुग़्ज़ माविया में काम कर रहे होते हैं। अभी पश्तून मूवमेंट की जो आप ओरिजिनेशन हैं, अब एक बहुत बड़ी डिमांड थी इन लोगों की कि जी FCR ख़त्म करें। अब तो प्रेसिडेंट ने 2018 में एक बिल साइन कर दिया ना, फटा रेगुलेशन गवर्नेंस बिल साइन हो चुका है, तो वो तो डिमांड पूरी हो गई। उन्होंने कहा चेक पोस्टें कम करें, चेक पोस्टें कम हो गई। अब बात यह है कि जब कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होती है जिसका मकसद जो होता है लोगों के ग्रीवेंसेस की तरफ तवज्जो देना होता है, क्योंकि इस किस्म के ऑपरेशन जो सिक्योरिटी ऑपरेशन होते हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कदगंज आती है, बहुत सारे अब नॉर्मल व्यू आते हैं। आज इंटरनेशनल प्रेस को पढ़े तो कहता है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पे एजेंसीज में ड्रैकोनियन लॉज लगाए हैं। वही इंटरनेशनल प्रेस, वही वॉइस ऑफ अमेरिका जो मशल के नाम से एक पश्तो रेडियो चला रहा था, FM रेडियो पाकिस्तान के अंदर, या वही अपना अमेरिकन वॉइस ऑफ अमेरिका की एक और वेबसाइट पे जो दीवा था जिसको वो चला रहे थे, उसमें उनको वो सिर्फ जो चीज़ एक रेस्ट्रिक्टेड चीज़ थी जो एजेंसीज के अंदर नज़र आती है। इन तमाम जो ममालिक हैं इनकी नज़र कभी कश्मीर के अंदर नहीं गई, जहाँ पे 21 ड्रैकोनियन लॉ लगाए हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की दुनिया में इतनी बुरी तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुई जो कश्मीर के अंदर इंडिया कर रहा है, लेकिन उसको तो वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं उठाता, उसको तो CNN नहीं उठाता, उसको तो BBC नहीं उठाता। मतलब क्या है? मतलब है कि इन तमाम पार्स का इस किस्म के नासिर, ये मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, मंजूर पश्तीन, ये जो मोहसिन दावड़ इसका भाई ब्लैक वाटर्स के हेड को मिलने गए थे, उसके साथ तस्वीरें की, वो उनके चचा का बेटा है, इसके बाप का बेटा है वो जिसको मिलने, उससे ये ईद मिलने गए थे, उससे पैसे मांगने गए थे ना, खैरात मांगने गए थे, भीख मांगने गए थे। और भीख मांगने का मकसद, जब कोई भीख देता है, जब वो खैरात देता है तो वो आपसे अपना मकसद हल करवाता है। और ब्लैक वाटर का मकसद क्या था? यहाँ पे ब्लैक वाटर के जो ऑपरेटिव लाहौर में पकड़ा गया था, उसके कैमरे से कौन सी तस्वीरें निकली थी? तमाम उन मकामात की तस्वीरें निकली थी जहाँ पे दहशतगर्दी होनी थी। उसी तरह ये मंजूर पश्तीन जाता है अफगानिस्तान के अंदर, इसका बाप बैठा हुआ है वहाँ एम्बेसी में, कौन सा इसका वो बैठा हुआ है जिससे जाके मिलता है, और वो रॉ से मिलता है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट 22 से मिलता है और पैसे लेता है, और जिसका एजेंडा एक पर्टिकुलर एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैलाएं। उस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान के KPK में हालात जो हैं और एजेंसीज में हमलात रिलेटिवली बहुत हद तक नॉर्मल होते हैं। नेक्टा कहती है, नेक्टा की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% कमी आई है। किस तरह कमी आई है? ऑपरेशन से कमी आई है। अब ऑपरेशन में थोड़ी सी ले दे होती है, जब एक बम गिरता है तो वो नहीं देखता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है, कोलैटरल डैमेज होता है। अगर कोलैटरल डैमेज है तो आप उठा के ओबामा एट वॉर पढ़ ले, किताब लिखी हुई है, मौजूद है, उसके अंदर एक पेज है जिसमें आसिफ जरदारी को कहा गया था अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में कि जी हम यहाँ पे ड्रोन अटैक करेंगे तो कोलैटरल डैमेज होगा। उसने कहा जी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कोलैटरल डैमेज, आपने जितने अटैक करने, ये रिकॉर्ड की बात है। तो ये जब ये लोग खुद जब ये काम करते हैं, ये सियासी लीडर सियासत में, तो इनको कोई ज़मीर नहीं है, इनको नहीं नज़र आता कि जी ये क्या कह रहे हैं, और उसी तरह अपने मुंह पे आके तमाचा मारते हैं, फिर उसी चीज़ का रिबेटल करते हैं, उसी चीज़ को इनकार करते हैं। तो ये मंजूर पश्तीन ये पेड लोग हैं, ये वो सांप है जिनको आपने खुद पाला है। और सांप को जब आप पालेंगे तो वो फिर आपका दोस्त नहीं बनेगा, वो आप उसको दूध पिलाएंगे तो आपको डसेगा, आप उसको पॉलिटिकल स्पेस प्रोवाइड करते हैं। परसों ये लोग बैठे हुए थे अफ्तारी में, एक तरफ मरियम बैठी हुई थी, एक तरफ बिलावल भुट्टो बैठा होता। बिलावल भुट्टो को कौन तकरीरें लिख के देता? उसके अंदर अकल है? वो पाकिस्तान की सियासत को समझ सकता है? वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है? आई एम अशेम्ड, ही कांट अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देयर इज समबडी हु इज फीडिंग हिम कॉन्स्टेंटली, और वो फीड कर रहे हैं। वो बेसिक तो कुछ लोग हैं
जो जनाब आसिफ जरदारी के इर्द गिर्द भी घूमते हैं और वो उनके एडवाइज़र भी हैं, उनका किस मुल्क से ताल्लुक़ है और किस मज़हब से ताल्लुक़ है ये भी पता करवा लीजिएगा। तो ये जो एक क्लीक बन गया है ना, ये क्लीक बेसिकली ये लोग, इन लोगों को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अजीज़ नहीं है। ये कहते हैं जी फ़ौज को गालियाँ दो, और वो मकसद इनका पूरा करता है मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ और अली वजीर किस्म के लोग। जो बात ये खुद नहीं कह सकते वो मंजूर पश्तीन के जुबान से निकलवा दी जाती है। मैं सर गिडे साहब, आपने जिस सांप की बात की, जब आप सांप को आस्तीन की गरमाइश देंगे, जब सांप को आप चुल्लू में दूध पिलाएंगे, तो सांप आज आपको डस रहा है। DGSPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बाकायदा तौर पर यानी रियासती इदारे की जानिब से PTM के एजेंडे को बेनकाब किया गया। कुछ आम सवालात उन्होंने उठाए थे, मैं चाहूँगा ज़रा वो सवालात सुनवाए जाएँ और फिर ज़रा उसामा साहब से बात करते हैं। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ हैं? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुँचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे और किस तरीके से आए? मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक़ है, ये भी बताएं। मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुँचे? हवाला हुंडी के ज़रिए अफ़गानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफ़गान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए NDS ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुँचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सनस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है और PTM से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है? SP ताहिर दावड़ शहीद होते हैं अफ़गानिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत अफ़गानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है? ये हुकूमत का काम है, 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका ज़ाती काम है। क्यों मना किया गया कि ये बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी? पाकिस्तान के अमन है ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं? कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है कि आप इश्तिहाल अंगेज़ी कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफ़गानिस्तान जाना है और वहाँ जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं? राइट जी उसामा, ये 29 अप्रैल को DGSPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज 27 मई है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 महीना हो चुका है। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं हुकूमत यानी रियासत की तरफ से, तो इस 1 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई मोहसिन दावड़, मंजूर पश्तीन और अली वजीर के खिलाफ? जब आप इतनी ढील देंगे इनको तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा ना कि चढ़ाई करेंगे आपकी चेक पोस्टों पर। आपकी बात बिल्कुल सही है अमीर, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि एक पाकिस्तान इतने मुश्किल इलाके में घिरा हुआ है, यहाँ पर सारी जो आलमी ताकतें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अब एक वाकया सिर्फ आप ये नहीं इसको देख सकते कि एक पूरी गेम है, इससे सारे कुछ जुड़े हुए हैं। आप देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका है, वो किस तरह इनका इंटरव्यू चलाता है, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे लोग हैं, इनसे आपने बातचीत करनी है। अच्छा, वही लोग जो कहते थे तालिबान से तो बात करनी ही नहीं चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि ये PTM से तो जरूर बात करेंगे, हमारे लोग हैं, इनसे बातचीत। अब जाहिर है कि कहा यह जाता है कि जी कौन सा उन्होंने वायलेंस किया है, तो आप क्यों उनके खिलाफ इस तरह जा रहे हैं? जब तक वो वायलेंस नहीं करता उसके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो भी जनाब वो सामने आ गया। देखिए TTP ने क्या किया था, वो कहते थे जी हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, हम इस्लाम नाफिज करेंगे। तो PTM क्या कहती है जी इंसानी हुकूक नाफिज करेंगे, हम जनाब यहाँ इंसानी हुकूक नाफिज करना चाहते हैं, हम यहाँ आइन नाफिज करना चाहते हैं। उन्होंने मजहब का सहारा लिया, उसकी आड़ में एक घिनौना खेल खेला और वही लोग जो उनको फंड कर रहे थे उन्होंने भी शुरू में कोई हथियार नहीं इस तरह से उठाए थे। वो भी कहते थे कि जनाब हम तो ये पाकिस्तान के साथ हैं, हम तो पाकिस्तान
बेहतरी चाहते हैं। हम तो आइन में लिखा है कि इस्लामी निजाम आएगा तो हम बस वही इस्लामी निजाम चाहते हैं। आपने देख लिया क्या हुआ, आज पीटीएम भी पहले किस तरह चलती रही, फिर आप देखिए कि लोग जब शामिल होते हैं और उनके क्या किया जाता है, उनकी मजलूमियत को, उनके मसाइल को, उनकी महरूमियों को कैश करवाया जाता है। यही पीटीएम कर रही है। मेरा ख्याल है कि अब वो भी चीज नजर आ गई कि असल में वो जो बिल्ली थी वो थल्ले से बाहर आ गई है कि ये क्या इनके मकासद थे। तो अब मेरा ख्याल है कि इन पर मुकदमात बनने चाहिए और जो इनकी लीडरशिप है, देखिए सब लोग नहीं होते। क्या तालिबान जब आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक अपनी रियासत के अंदर एक रियासत बना ली थी, तो क्या जो लोग उसके अंदर थे वो सब उनके साथ थे? नहीं, वो चंद हजार लोग थे। इसी तरह पीटीएम के साथ चंद दर्जनों में होंगे जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फिर लोग, जाहिर है कि महरूमियां हैं, जाहिर है जहां जंग होती है वहां पर तबाही आती है, वहां पर हर लिहाज से ना रोजगार है, तालीम का मसला, दीगर। अब उसमें सबसे अहम किरदार कौन अदा कर रहा है? फौज कर रही है। अब जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पूरी तरह नहीं होगी तो ये हालात बनते हैं। स्वात में भी यही हुआ था, लेकिन स्वात में क्या हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बेहतर थी, वहां पर तालीम का निजाम बेहतर था, चीजें बेहतर थी, वहां पर वो इस तरह दाल नहीं गल सकी। आज में बताएं, क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, क्या पश्तून शहीद नहीं हुए? क्या फौज में पश्तूनों की तादाद को कम है जो शहीद हुए हैं ये तालिबान के खिलाफ? क्या ये जो पीटीएम है ये पश्तूनों के खिलाफ ही नहीं जा रही, फौज को इस तरह नुकसान पहुंचाकर, मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुंचाकर? आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा तादाद तो शायद पश्तूनों की होगी, तो वो फिर क्या है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उहदे क्या उनके पास? तो ये पश्तूनों का नाम लेकर ये सिर्फ पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं और ये अब इनको। लेकिन उसामा शॉर्टली मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। ये जो आप बात करें 110% आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता चल गया कि ये करना चाहते हैं, नाम पश्तूनों का है, मकासद कुछ और है, तो फिर रियासत जो है वो डिफेंसिव क्यों है, ऑफेंसिव क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि पहला रास्ता हमेशा मुज़ाकरात का होता है और अगर आप फौरन किसी तरह से कोई ऑपरेशन करते हैं बड़ा, तो फिर लोग कहते हैं देखिए जी मौका नहीं दिया गया। अगर मुज़ाकरात होते तो आपको पता है तालिबान ने कितनी तबाही फैलाई थी और कितने साल लग गए। और ये मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद है ये किस तरह के मुज़ाकरात करना चाहते थे और कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? आज ये जनाब पीटीएम के साथ जो है वो भी वही बातें कर रहे हैं कि जनाब इनके साथ भी किया जाए। तो इतना आसान मेरा ख्याल है नहीं होता। यही मजबूरी होती है रियासत की और फिर जाहिर है फौज ये सिर्फ नहीं कर सकती। ये काम आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को करना होगा, उनको आगे आना होगा और उनको इस पर वाजे करना होगा वो क्या एक्शन लेते हैं। फिर सारा देखिए फौज क्या क्या करे और फिर सारा इल्जाम उस पर आता है कि जब भी आप ऑपरेशन करने जाते हैं उसमें फिर कैजुअलिटी है। जो डाकू मारा जाता है, जो दहशतगर्द मारा जाता है, उसकी भी कहीं कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, कहीं कोई बेटी होती है, उसकी भी शादी हुई होती है, बच्चे होते हैं। तो फिर वो लोग फिर सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ जाकर रेस्पॉन्सिबल करते हैं, देखिए जिनको मार दिया ये तो जनाब सबूत ही नहीं था। बिल्कुल सही। फिर ऐसे वाकयात में ह्यूमन एंगल की जो स्टोरीज हैं वो पैदा होती हैं और जिसको फिर मजीद सिंपैथीज फैक्टर के जरिए से एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और सिंध के अंदर जो एड्स की इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉक्टर साहब का चूंकि ताल्लुक सिंध से ही है, ज़रा उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाड़काना डिवीज़न की तहसील रत्तो डेरो, बल्कि पूरे लाड़काना डिवीज़न के अंदर जो एड्स जिस तरह से उसके केसेस सामने आए हैं, ये पाकिस्तान में की तारीख में किसी एक इलाके में ये सबसे ज़्यादा तादाद है। 21,000 यानी तकरीबन 21,500 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से अब तक 681 लोगों में एड्स जो है उसकी तशखीस हो चुकी है और इनमें अक्सरियत जो है वो 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों की है। ये सूरत हाल और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक़्त वापस गए जब ये मामला जो है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अब वफाकी हुकूमत ने एक इंटरनेशनल रैपिड रिस्पांस फोर्स जो कि आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल है उसको तलब किया है फौरी तौर पे, ताकि वो जाके 40-50 साल में पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाके लाड़काना में वो जाके वहाँ पे इस मसले के तदारुक के लिए काम करे। डॉक्टर साहब देखिए, हेल्थ एक ऐसा इशू है जहाँ पे चाहे फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, चाहे माजी में, चाहे अभी मैंने कभी भी सही तरीके से काम नहीं देखा और चारों प्रोविंसेस के अंदर और इवन फेडरल के अंदर मैं मुख्तलिफ अरसे से ये देखता आ रहा हूँ। आपकी WHO, आपकी यूनिसेफ, आपको वर्ल्ड बैंक एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जितने भी CSR प्रोग्राम है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मगर हम किसी भी तरीके से उस तरफ हमारी विल ही नहीं है काम करने की। आज मैं इन चीज़ों के ऊपर मेरी स्टडीज़ हैं। मैं जब लास्ट टाइम कमेटी का हेड था इन सारी चीज़ों को मैं कहता था। ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंज की मैंने बात की कि आप हर जगह पे आप वो यूज़ करें,
क्योंकि WHO की गाइडलाइन आ गई है। पंजाब ने शुरू किया, आराम आराम से आके 80% तक पहुंच गया, मगर सिंध के अंदर 0% है। अभी भी सिरिंज जो है, आज माइनर बच्चों को क्यों हुई सिरिंज ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या मगर आज भी है। मैंने बिलावल साहब को परसों भी है मैंने कहा आज भी आपके सूबे के अंदर कोई ऑटो डिस्ट्रक्टर सिरिंज नहीं यूज हो रही है। आप मीडिया को पागल बना रहे हैं कि मिनिस्टर ने एक लेटर इशू कर दिया कि किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर के ऊपर मुझे नॉर्मल सिरिंज नजर नहीं आया, मुझे ऑटो डिस्ट्रक्टर। मगर मुझे बताएं, आपने परचेज की है अभी तक? कुछ नहीं। सिक्योरिटी को बताया कि भाई ये आप इस तरीके से करें, मगर कोई काम वहां पे नहीं होता। हंस के बात टाल देते हैं मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सारे लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि काम किस तरीके से किया जाता है। हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं होती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा मेडिकल के हवाले से, जब डॉक्टर नौशाद शेख सिंध के अंदर जब वो डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, जब वो हेल्थ सेक्रेटरी लगा तो उसने बहुत बेहतर तरीके से मेयर्स लिए, उसको पता था। अभी जो सूबाई वजीर सेहत हैं वो जरदारी साहब की हमशीरा हैं, बिलावल साहब की फुफ्फू हैं। नहीं, कुछ उनको पता है। आप उनकी सिर्फ ये है कि डांट दबड़ की बात है। मुझे ये बताएं, कल मिट्टी हॉस्पिटल के अंदर 5 बच्चों की डेथ हुई है। इस 15-20 दिन के अंदर 60 बच्चों की रिपोर्टेड है मिट्टी की हॉस्पिटल में। किसी को कोई फिक्र है? ये थर्ड ड्रॉट पॉलिसी में लेके आया। आप मेयर्स ऐसे नहीं, आपको प्रिवेंटिव मेयर्स लेने पड़ेंगे। और अभी जो फेडरल टीम जो बुलाई गई है ना, ये भी फिजूल पैसों का ज़ियान है। भाई आप प्रिवेंटिव मेयर्स तो लें। आप रीयूज सिरिंज का हो रहा है। मेडिकल डॉक्टर की जगह जो क्विक हैं, जो अनपढ़ जो लोग हैं, जो कंपाउंडर जिसको हम कहते हैं सिंधी में, उर्दू में, वो कंपाउंडर जिसको मेडिकल प्रैक्टिस करने का हक ही नहीं है, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन माइनर बच्चों को एड्स हो रही है और वो कह रहे हैं कि HIV में और एड्स में फ़र्क है। यार क्या बातें ये हो रही है। और मैं बहुत अफसोस होता है कि हम हेल्थ और एजुकेशन में, हम लिटरेसी में हम पीछे जा रहे हैं, और मगर किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। मैं कल वो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था कि भाई अभी जो तब्दीली अपना जो प्राइस माइनस हुई है, उससे इतने पैसों का, इतने अरबों रुपए का गवर्नमेंट को फायदा हुआ। गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा? जो प्राइस चली गई वो चली गई, क्या कंपनी आपको पैसे भर के देंगी? मगर किसी को कोई समझ नहीं आती, या मीडिया वाले उस चीज़ों को नहीं समझते, या लोग, या जो हमारे जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर होते हैं वो क्या अपने बड़ों को जो है वो इस तरीके से बनाते हैं। भाई आपने प्राइस ठीक है, अभी आप जो कम करेंगे प्राइस वो ठीक है, आपकी अभी से प्राइस कम होगी, मगर जो हो गया वो हो गया, उसकी रिकवर कैसे होगा? वो तो कोई रिकवर के चांस नहीं है। जो पैसा बना लिया उन्होंने वो बना लिया। और उसके अंदर भी देखिए अभी भी गलत चीजें हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताया, आपको कैसे ये चीजें कर्टेल होनी चाहिए। हर चीज की प्रोग्रामिंग होती है। जहाज कितना भी अच्छा हो, जहाज तब तक नहीं उड़ता जब तक उसको आप प्रोग्रामिंग पे नहीं डालते। मैं आज भी देख रहा हूं कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, कैसे होने चाहिए। आपके मुल्क के अंदर पोलियो निकल आता है, आप बाहर जाते हैं, आपको पहले ड्रॉप्स पिलाने पड़ते हैं। इस वक्त हर बीमारी, हेपेटाइटिस की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस के पेशेंट सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। पंजाब के अंदर अभी मैं कुछ हफ्ता पहले मैं डॉन के अंदर एक न्यूज देख रहा था कि इतनी दवाई ली गई है जितने एड्स के, जितने हेपेटाइटिस के पेशेंट ही नहीं है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मिसमैनेजमेंट इतनी है। 1,60,000 से ज्यादा पेशेंट्स हो सकते हैं पाकिस्तान में एड्स के। सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर हर 5वां शख्स जिसकी मौत होती है वो एड्स की, वो हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। हर 5 यानी आप कह सकते हैं कि 1/5 जो पॉपुलेशन है सिंध की वो हेपेटाइटिस A, B या C के शिकार है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, जो सारा दिन कौम को जमहूरियत का दर्स देते हैं, सारा दिन कौम की यखनी पिलाते हैं, जमहूरियत बचाने के लिए अब वो ईद के बाद सड़कों पर भी निकल रहे हैं, लेकिन जमहूर को जो सवाल करने का हक है, जमहूरियत की बुनियाद ये है कि जमहूर को सवाल करने का हक है। जिस जमहूरियत में जमहूर को सवाल करना का हक हासिल ना हो वो जमहूरियत शाम डेमोक्रेसी। ये बिलावल साहब ने जो सवाल किया एक सिंधी ने, उसका जरा जवाब उन्होंने क्या दिया है, सुने जरा। तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ ये बच्चे दर पदर हो रहे हैं, एक्सरे के लिए 4-4 दिन वो घूम रहे हैं, एक्सरे नहीं निकल रहा है वहाँ लाकाना में। मैं खुद जो है ना वहाँ जाता हूँ, मुझे पता है। सही गाली बुझाए चेयरमैन साहब ने उसका नोटिस लेकर हिते ॿारनि जो डॉक्टर स्पेशल जमीन साहब दवा नथी मिले, मजीदान वञे बस। चलो सियासी जवाब।
जब मैं चीफ जस्टिस को जब मैं लेके गया वहां पे सिंध के अंदर, मिट्टी लेके गया, मिट्टी लेके गया, उधर मैंने हॉस्पिटल दिखाए, आरओ प्लांट दिखाए कि किस किस्म की करप्शन थी। फिर भी हमने कहा ये आरओ प्लांट चले फिर आप केस नेब की तरफ रेफर करें कि कम से कम लोग सफर नहीं करें। आज भी पानी का वहां पे हॉस्पिटल के अंदर गए, एक्सरे मशीन बंद थी। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि एक्सरे मशीन कब से बंद है? सर वो 5 साल से बंद है। भाई आपकी तैल की हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन बंद है, आपके रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पे? नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं, चक्कर मारते हैं, आज मिनिस्टर ने नोटिफाई कर दिया है कि भाई ऑटो डिस्ट्रिक्ट आप अभी बोल टीवी की टीम भेजें, और तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ें, आप लाड़काने की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल में भेजें कि वहाँ पे अभी सिरिंज कौन सी यूज हो रही है। एक सिरिंज आपको ऑटो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसी किसको आप पागल? तो वही सिरिंज रीयूज होगी। ब्रिगेडियर साहब आप अभी भेजें अपनी टीम, आपको पता चले। ब्रिगेडियर साहब सारा दिन बिलावल साहब हमें जमहूरियत पढ़ाते हैं, हम जमहूरियत सीखते हैं सुबह शाम, इनसे भी, जरदारी साहब से भी, लेकिन जमहूरियत ये है बिलावल साहब की कि इनका सिंधी इनसे सवाल कर रहा है, जिस पे ये 1967 से पीपल्स पार्टी बनी और आज तक ये वहां पे रूल कर रहे हैं। सवाल का जवाब देना गवारा नहीं किया, उठकर चले गए बिलावल साहब, क्योंकि सवाल उनकी तबीयत पर गिरा गुजर रहा था। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो कोई पार्टीज जो हैं और पार्टीज़ के हेड जो हैं किसी शर्म के पैरामीटर में काम करें, तो तब उनको लोगों की जो जमहूर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समझ होती है। यही बिलावल भुट्टो साहब जो मंजूर पश्तीन पे लेक्चर देते हैं, काश ये उन लोगों को, उन बच्चों पर लेक्चर दें जिनको एड्स हो रही है, काश इनको उन थर के उन बच्चों को पता हो जिनकी अमवात हुई हैं, 1200 बच्चे हैं जो मर चुके हैं। काश जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा पानी का जो कंडीशन है वहाँ पे थर के अंदर, और थर के अंदर कोई लाइफ आम लाइफ नहीं होती। आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट लाइफ पाकिस्तान में चले जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उनमें कम से कम आपको पानी मिल जाता है, वहाँ कम से कम आपको ठंडक मिल जाती है। लेकिन ये थर का जितना रेगिस्तान है, और आप जब शुरू में अपना नीचे से थरपारकर के अंदर जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, तो वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है, इतनी हीट होती है। और आपको पता है वो हीट दिसंबर में भी उतनी होती है। अगर वहाँ पानी नहीं लोगों को मिलेगा, और इनसे पूछे कभी ये गए हैं, ये जो यहाँ के लीडर हैं, इन्होंने कभी आगे का दौरा किया, कभी एक जगह जाके देखा है ब्लैक डेजर्ट किस तरह का होता है, वहाँ पे लोग किस तरह रह रहे होते हैं, वो किस तरह छोटे छोटे साइक तलाश कर रहे होते हैं, वो किस तरह सांपों से लड़ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी टेरेबल है। लेकिन इनको नहीं पता होगा, क्योंकि ये तो वो हैं जो डीलक्स कार्गोज में फिरते हैं और वो आलीशान महलों में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, जमहूरियत का दरस देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, आगे नीचे हेलीकॉप्टर से रखते हैं तो लाल कारपेट पड़ा होता है, वो कारपेट जो करप्शन के पैसों से ख़रीदा गया होता है। इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग करना, बाहर जायदादें बनाना, यहाँ के मुझे और आपको बैठ के लेक्चर देना। और हम इतने बेवकूफ़ हैं, पब्लिक होते हुए हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ये लेक्चर सुनते हैं इनके। यानी अभी इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है सिंध के लोगों के सामने, जो सिंधी, जो डायर सिंधी, जो बेचारे अर्बन या रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए लीडरशिप एक अजाब है। जो लीडरशिप इस वक्त उनके ऊपर आई हुई है, जो मार रही है उनको, दे आर किलिंग देम, उनकी कॉस्ट पे ये पल रहे हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर इतने बड़े बड़े बॉडी गार्ड लेके चलते हैं। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम को कोई एड्रेस कर रहा है? सिंध की आप सिंध की एक नस्ल को तबाह कर रहे हैं। यानी जो वहाँ पे नकल का रिवाज आपने देखा, जिस तरह वो व्हाट्सएप के ऊपर लोग बच्चे पर्चे हर कर रहे होते हैं। 21वीं सदी है, 2019 के अंदर भी नकल मारी गई है सिंध के इम्तिहानों के अंदर। 6 फुट के जो लोग आके आपको बैठ के टीवी पे डिबेट्स कर रहे होते हैं, इनसे किसी ने पूछा कि जी आपके सिंध में ये नकल हो रही है जिससे एक पूरी जनरेशन तबाह हो रही है, इसका आपने क्या दावा किया? इनके पास कोई जवाब है इस चीज का? उनके पास जमहूरियत जवाब है सर, जमहूरियत हर सवाल का जवाब जमहूरियत है। और जमहूरियत का मतलब है आपके उनका अपना इक़्तिदार। अगर उनको अपना इक़्तिदार है तो जमहूरियत है, अगर उनका अपना इक़्तिदार नहीं तो जमहूरियत नहीं है। उसामा, ये जो अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए हैं बिलावल साहब जमहूरियत के, जितना उनको बल्कि उन्होंने तो इस पर डॉक्टरेट भी नहीं बल्कि पोस्ट डॉक कर लिया हुआ है बिलावल साहब ने। जमहूरियत पे इतनी उनकी महारत हो गई है। तो ये जो सिंध के अंदर जमहूरियत है, ये एड्स वाली जो सूरत हाल है, ये अमीर मैं तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पीचलेस, यानी लफ्ज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते कि इंसान क्या कहे। सर शर्म से झुक जाता है कि यहाँ जमहूरियत का लेक्चर दिया जाता है सिंध में, और इनको ये नहीं एहसास कि जनाब सिंध में एड्स किस तरह फैल रहा है, और वहाँ जाकर फिर ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या मीडिया के सामने आकर मीडिया को दिखाने के लिए कि जनाब वहाँ पहुंच गए हॉस्पिटल में, तो कहते हैं जी ये कोई इसका HIV का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है कि बस बंदा मर गया। वो खुदा का नाम लो भाई, HIV का दुनिया में इलाज नहीं है, क्यों तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, क्यों इस तरह कर रहे हो? और वहां पर आकर आपने देखा लोग शिकायत जो करने लगते हैं, साथ ही जनाब बिलावल साहब उठकर चले जाते हैं। दुनिया को दिखाना होता है कि जनाब हमने तो NICD बना दिया, हमने पता नहीं क्या कर दिया, और आप देखिए कि वहां पर क्या हाल है, वहां पर सेहत की सहूलतों का क्या हाल है। असल में वहां पर लोग शिकायत कर रहे थे कि जी हमें 4 दिन यहाँ पर एक्सरे नहीं हो सकता, तो बिलावल साहब वहां से उठकर चले गए। तो ये मीडिया को बड़ा अच्छा मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जनाब, और फिर क्या है, जहाँ कोई मसला हो, जहाँ ये नाकाम, जहाँ नाकाम है, बल्कि हर सतह पर नाकाम है, तो वहाँ पर जनाब ये विफाक का कसूर है जी, विफाक हमें पैसे नहीं दे रहा जनाब, सिंध के खिलाफ जनाब ये हो रहा है, वहाँ पर आप सवाइयत बेचने लग जाते हैं। हमारा मसला ये है कि यहाँ पर अपना काम चलाने के लिए हम सवाइयत, लिसानियत, ये सब चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। वही PTM करती है, वही पीपल्स पार्टी करती है। जहाँ ये मसले में आते हैं, जहाँ इनके पास कोई जवाब नहीं होता, वहाँ कहते हो सिंध के साथ जाती हो रही है, सिंध के खून छीने जा रहे हैं, और जी 18वीं तरमीम हो गई, और फलाना हो गया। तो ये तो लोगों को धोखा देते हैं बस ये लोग, और अपनी कारकर्दगी आप देख रहे हैं इनके सामने आ गई है इनकी कि ये क्या कर रहे हैं, और जाके अस्पतालों में बस मीडिया को ले गए दिखा रहे हैं वहां पर हाल, और फिर पता चलता है कि जनाब वो लोगों को खुद बुला कर लाया जाता है, वहां पर दिखा लिया जाता है, और उसके बाद जनाब वो बेड फिर खाली पड़े हैं, और वो कुछ वो सारा वो मुन्ना भाई वाला सीन सारा फिल्म वाला चलाया जाता है जहाँ जहाँ बिलावल जाते हैं। तो ये चीजें आप ज्यादा अरसा नहीं चल सकती, आपको डिलीवर करना होगा। ये सिर्फ थीसिस से, तकरीरों से, और आइन और जमहूरियत, और भाई जहाँ एड्स हो रही होगी, जहाँ लोगों को खाने नहीं मिल रहा, वहाँ उनको आप आइन और जमहूरियत के लेक्चर देना शुरू कर देते। लास्ट 10 सेकंड डॉक्टर साहब, ये अब आपकी हुकूमत शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, 1 साल होने को है, 5 साल के बाद फिर आप ये नहीं कह सकेंगे उनकी बारियां थी, बारी आपकी भी लग चुकी है। आप प्रावण से उठ के और फेडरल के ऊपर आ गए मगर इसमें कोई शक नहीं है, मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को भी कहता हूँ, अपनी पार्टी के और दूसरे अहदेदारान को भी कहता हूँ कि हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन से लोगों ने तंग जो है वो आपको वोट दिया, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को पेनिट्रेट करने की जो है वो गुंजाइश दी और हम आए, मगर हम कम से कम वो डिलीवर करें, अवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरें, हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाएं, तब राइट डिसीजन एट राइट टाइम होगा। और मैं समझता हूँ अगर वहाँ पे अगर हम गलती करेंगे तो देखें, और मैं समझता हूँ अवाम तो माफ़ करेगी नहीं करें, खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर अभी इस वक्त अगर हम राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं, आज मैं एक कॉलम पढ़ रहा था डाउन में जो उस पर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखा हुआ था कि 1991 के अंदर किस तरीके से क्राइसिस आ रहा था और किस तरीके से उसने बैंकरप्सी से बचा के इंडिया को आगे आज, मतलब एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट में इंडिया 1991 से आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज भी ये इस जगह पे हम खड़े हैं। अगर हमारी पॉलिसी, अगर हमारे इकदाम अगर सही होंगे तो हम आज से पता नहीं कहां जाके पहुंच जाएंगे। नहीं तो हमें सूडान जाने से हमें कोई नहीं होगा, बहुत बहुत शुक्रिया, सूडान बनेंगे या हम बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, गजनफर साहब और उसामा आज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो बात उसामा साहब ने की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जमातें जो हैं वो पश्तूनों के हुकूक के नाम पर इस मुल्क को बेवकूफ़ बना रही हैं, कौम को बेवकूफ़ बना रही हैं एथनिसिटी की बुनियाद पर, और कुछ जमातें माशाल्लाह जमहूरियत के नाम पर इस कौम को बेवकूफ़ बना रही हैं। फैसला आप लोग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।